अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मलिक। आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर और आप हमें देख रहे हैं वी ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का नंबर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है एक ही प्लेटफॉर्म से आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो कि आपके बुक में हैं, आपके पास पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उन सब के सॉल्यूशंस और क्विजेस आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसे विजिट कीजिए, डेट इज www.vtuitions.com पे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स की आपको न्यूज मिलती रहे। ठीक है जी, तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो होगा हमारा चैप्टर 1, तो जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले आपके साथ फाइल शेयर करते हैं और उसके बाद जो है अपनी डिस्कशन भी कंटिन्यू रखते हैं और इस चैप्टर का जो आगाज है वो करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो टॉपिक है ये आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट नोट अगर कोई आ जाता है तो उसके लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर एग्जाम देने से पहले भी अगर इस वीडियो को एक दफा देख लेंगे तो इंशाल्लाह एग्जाम में आप मेरी बातों को ही अगर उसको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से समझ कर अगर आप एग्जाम में जाके लिख लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके साथ पीपीटी शेयर करते हैं। ओके जी, बैंकिंग के बारे में जानने से पहले बैंकिंग होती क्या है उससे पहले उसकी एक हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि ये बैंकिंग ये वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से ये चीज आइडिया आया कि हमें एक बैंक बनाना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर होना चाहिए जो कि हमारी पैसों की ट्रांजैक्शंस को हमें हेल्प आउट करे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि बैंक बनाने का मकसद क्या था। होता ये था कि पहले के ज़माने में के लोगों के पास पैसे हो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है? और उनके पास जो थे इन द नोट कि उनके पास नोट्स वग़ैरह नहीं होते थे, उनके पास जो होता था गोल्ड, सिल्वर के ही इस्तेमाल किया जाता था पैसों की जगह पर। और उनके लिए ये पैसों को कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाता था और उनको सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का हमेशा मसला रहता था कि रोज़ कोई ना कोई ऐसे मसले हो जाते थे। अगर वो ट्रैवल भी करते थे तो उनको पैसों को अपने साथ लेके जाना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई चोरी डकैती हो जाती थी, उनको लूट लिया जाता था, पूरे-पूरे कबीले को लूट लिया जाता था। अगर वो घरों में तो उनको घरों से मार कर उनको कत्लो-गारत इस तरह शुरू हो जाती थी कि अगर पता चल जाता था कि इस फलाँ बंदे के पास इतना पैसा है। उस टाइम पे सिर्फ वही सिक्योर था, वही सेफ इंसान था जो कि एक अमीर और ताकतवर इंसान होता था। कोई अगर कमज़ोर के पास थोड़े अगर पैसे आ जाते थे तो उसके लिए वो सेफ नहीं था। तो ये प्रॉब्लम जो थी बहुत आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती रही। तो लोगों ने अलग-अलग किस्म के तरीके मेथड्स को इस्तेमाल किया जिससे वो अपनी सिक्योरिटी कर सकें और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि वो जो पैसे होते थे, जो उनकी वेल्थ होती थी, पैसों का जब वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मैं उस टाइम पे जो पैसे इस्तेमाल हुआ करते थे, स्टोन्स जो मेटालिक स्टोन्स होते थे, जो कीमती पत्थर या गोल्ड, सिल्वर होता था, जो कि एज़ अ एज़ एज़ एन एक्सचेंज इस्तेमाल किया जाता था, पैसों की जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। उनकी बात कर रहा हूँ कि वो क्या किया करते थे कि उनको एक ज़मीन पे खड्डे खोदा करते थे और ज़मीन में दफनाया करते थे, जो कि आज तक बहुत सी दरियाफ्त हुई है कि बहुत सी जगह से सोने निकल रहे होते हैं, ठीक है? डिस्कवर हो रहे होते हैं जब कोई खुदाई हो रही हो कहीं पर, कोई नई जगह बन रही हो, कोई अपने रेगिस्तान में। इवन जब इंडिया पाकिस्तान की जब अलहदगी भी हुई थी, जब इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत से लोग जब पाकिस्तान में आए, तो उसके टाइम जब वो घर बना रहे थे, वो खुदाई होती थी, तो बहुत से लोगों के मालो-दौलत नीचे-नीचे से पूरी-पूरी देगें जो है वो सोनों के सिक्कों के साथ, सोनों की ईंटों के साथ निकला करते थे। लोगों के पास इतनी मालो-दौलत होती थी, लेकिन लोग ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड दबा दिया करते थे, छुपा दिया करते थे। लेकिन जब वो हंगामे वाली जो हालात थे, उस टाइम पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो तो उसको खड्डे खोद कर वो दोबारा से उस जगह को ले आएँ। उनके माइंड में यही था कि कल को जब हम उधर चले जाएँगे, तो बाद में आकर इसको ले जाएँगे, ठीक है? क्योंकि वो उस टाइम पे वो उसको नहीं कैरी कर सकते थे। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि वो आए, ना उन्होंने उधर आके वो उनको मिले वो पैसे, ठीक है? वो फिर दूसरों का ही फ़ायदा हो गया। तो एट द एंड ऑफ द डे ये उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ नहीं थी। मतलब ये एक परमानेंट और एक सॉल्यूशन नहीं था प्रॉब्लम का। उसके बाद क्या किया कि कुछ टाइम के बाद लोगों ने एक आइडिया सोचा
कि क्यों ना एक ऐसे इंसान जो है अगर जिसके ऊपर सब ट्रस्ट करते हो, ठीक है? और वो थोड़ा ताकतवर भी हो, ठीक है? उस क्यों ना उस इंसान के पास जो है हम पैसे रखवाते हैं और वो जो है हमारे पैसों की हिफ़ाज़त करे और इन रिटर्न जो है वो हमसे कुछ पैसे चार्ज कर ले और ये हमारे पैसों की हिफ़ाज़त करेगा, जब तक कि हमें इसकी अपने पैसों की हिफ़ाज़त रखवानी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ज़मीन भी बेचते हैं, आपने अगर आपके पास एक हैवी अमाउंट है, आप कुछ टाइम के लिए, महीने के लिए, दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, साल के लिए आपने वो अमाउंट जो है अपने पास रखी और उसके बाद आपने यूज़ कर दी। तो जब तक वो अमाउंट उस बंदे के पास रहेगी, वो उस टाइम तक उसके चार्ज करेगा। ये चीज़ क्या था कि जब वो अपने पास पैसे रखता था, उसके ऊपर बर्डन हो जाता था कि यार मैं इसको पैसों को क्या करूँ इतने टाइम तक, वो लोग जब जमा करवाए जाते थे, वो ज़्यादा पैसे इसके पास हो जाते थे। अब उसके पास कुछ लोग आते थे उधार माँगने के लिए, तो फिर जब उससे लोग उधार माँगने आते थे, तो उसके दिमाग में आया क्यों ना मैं यही पैसे जो लोगों ने मुझे मेरे पास रखवाए हैं, मैं आगे इनको लेंड कर देता हूँ, आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन इनको देता हूँ और इन रिटर्न इनसे भी कुछ पैसे चार्ज करूँगा, फी चार्ज करूँगा। इस तरीके से वो बंदा इस तरफ से भी जो उसके बाद पैसे डिपॉज़िट करवा रहा था, वो उससे भी पैसे ले रहा था और जो बंदा जिसको वो पैसे आगे एज़ अ लोन दे रहा था, उससे भी वो पैसे चार्ज कर रहा था। इस तरीके से वो दोनों तरफ से पैसे कमाने लगा। ये एक तरफ से बिज़नेस बन गया और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और ये चलते ये मॉडर्न बैंकिंग में ट्रांसफ़र हो गया और बैंकिंग का भी यही काम होता है। तो बैंक जो बैंकिंग की जो बुनियाद थी, जो आइडिया था, वो 3 एंसेस्टर से मतलब 3 आबाओ-अजदाद हैं इनके और उन्हीं की वजह से ये बैंकिंग जो है एक बुनियाद में आई, ठीक है? आप जब भी बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, आपको इन 3 लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये लोग कौन थे और क्या इनके फंक्शन से क्यों इनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी? क्योंकि अगर इन तीनों के आप फंक्शंस को समझ जाएँगे, तो आप बैंकिंग को समझ जाएँगे कि बैंकिंग में बेसिकली होता क्या था? क्यों बैंकिंग के अंदर ये फंक्शन भी है और ये भी है और ये भी है। ठीक है? तो सबसे पहले जो था इंसान था मर्चेंट। मर्चेंट आपको बोलता है जो तिजारत करते थे, जो सामान बेचा करते थे, जो उस टाइम के बहुत ही अमीर किस्म के लोग माने जाते थे। कोई 12 से 14 से सेंचुरी का टाइम था कि जब जो थे कुछ जूइश जो थे, जुडाइज़्म से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? जिनको अब यहूदी भी कहते हैं, वो उस टाइम पे बड़े अमीर हुआ करते थे। वो इटली में रहा करते थे। इटली से वो जो है कुछ इंग्लैंड जो है वो माइग्रेट कर गया। जब वहाँ गए तो वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे कि ब्रिटिशर्स जो कि बहुत अमीर माने जाते थे, उनके भी जो रूलर्स थे वो उनसे उधार माँगा करते थे, ठीक है? इन रिटर्न ऑफ सम बेनिफिट मतलब इंटरेस्ट जो कि इंटरेस्ट बोला जाता है कि कोई भी फ़ी जो कि आप फिक्स फ़ी लेते हो, अगले से चार्ज करते हो, उसको पैसे देने के बदले में, जिसको आप सूद भी कहते हैं उर्दू में। ये सूद जो है ये आप बढ़ता जाता है कि जब तक आप उसकी एक वैलिड डेट को जब आप एक्सीड कर जाते हैं, एक टाइम लिमिटेड टाइम के बाद अगर आप वो पेमेंट नहीं देंगे, वो टाइम ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी उसकी अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगी, जो सूद का जो अमाउंट है वो परसेंटेज पे होता है। कोई भी परसेंटेज हो सकता है 5%, 3%, 2% तो अगर वो 2% था और डेट थी 15, 15 को अगर एक्सीड कर गया तो इट मीन्स कि फिर वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ही ग्रेजुअली ये बढ़ती जाती है। इसी तरीके से लोग जो हैं वो जो कर्ज़े में डूब जाते हैं क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता वो जो अमाउंट है वो बढ़ती जाती है और वो जो हज़ारों की चीज़ है वो लाखों, करोड़ों में बदल जाती है और लोग उसको अदा नहीं कर पाते और लोग अपना सब कुछ गिरवी रखकर वो चीज़ को अदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो मर्चेंट्स है ये इन्होंने जब इन पे लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे कि ये जब भी कोई प्रोडक्ट किसी से कोई भी चीज़ परचेज़ करते थे, ये इन उसको पैसा नहीं दिया करते थे, उसको एक पेपर दिया करते थे, एक रिसिप्ट दिया करते थे और उस रिसिप्ट पे सिर्फ़ साइन करके और लिख कर कि इतनी अमाउंट है और वो उसको दे दिया करते थे। और वो लोग जो थे वो अब एज़ अ रिसिप्ट आगे इस्तेमाल किया करते थे पेमेंट के तौर पर। तो इस तरीके से उन्होंने एक बुनियाद रखी चेक्स की। ठीक है? बैंक ड्राफ्ट्स की जो कि आजकल बैंक ड्राफ्ट्स होते हैं, जो चेक्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, चेक्स के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है? बैंक ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं, ये हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये उस टाइम पे जैसे वो उस टाइम पे एक रिसिप्ट दिया करते थे, आजकल ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो इट मीन्स कि उसने एक आइडिया दे दिया हमें कि जब भी आप किसी से कोई बड़ी पेमेंट किसी ने देनी होती है, तो वो चेक दे देता है आपको कि भाई ये लो जाके ये बैंक से निकलवा लें क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे तो इतना कैश नहीं है, तो आप ये जाके मेरे बैंक से निकलवा लेना इस फलाँ डेट को या सेम डेट पे। तो ये काम था मर्चेंट का।
मनी लेंडर कौन होते थे? ये उस टाइम पे हमारे यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया में वर्ड इस्तेमाल होते थे वो पाकिस्तान में भी होते हैं। सेठ वर्ड आपको पता होगा कि सेठ वो होते हैं जो बड़े अमीर किस्म के लोग होते थे उस टाइम पे, और उनके पास बड़ा पैसा होता था। लोग उनसे जाके, या इवन बादशाह भी बोल सकते हैं, उस टाइम पे जो बादशाह या रूलर होते थे, लोग उनसे जाके उधार मांगा करते थे और वो उनकी मदद किया करते थे। लोगों के पास तो पैसा ही नहीं होता था, ठीक है? उन्हीं के पास पैसा होता था और वो लोगों को पैसे दिया करते थे, उधार दिया करते थे। और अगर वो उधार पूरा नहीं करते थे तो फिर वो उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया करते थे, उनसे फिर उनकी चीज़ें हड़प लिया करते थे। उनकी ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो भी उनके पास होता था, फिर वो उनको सारी चीज़ें गिरवी रख के अपनी चीज़ों को, उनके जो उधार था उसको पूरा करना पड़ता था। गोल्डस्मिथ कौन होते थे? ये सुनार को बोलते हैं। ये उस टाइम के सुनार हुआ करते थे जिनके पास लोग अपना सोना जो है वो हिफाजती तौर पर रखा करते थे, ठीक है? और क्या क्या किया करते थे कि वो गोल्ड उसको देके, जैसे कि मैंने, आप इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर आप अभी सुनार के पास जाते हैं, तो सुनार जो है आपको कुछ पैसे दे देता है और आप मतलब कि आप उसको पैसे देके गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है? तो इट मीन्स कि वो जो गोल्ड है आपकी वो सेविंग्स ही है। तो लेकिन पहले के दौर पे जब पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे कि गोल्ड उसको देकर और इन रिटर्न एक रिसिप्ट, जैसे कि मर्चेंट जो रिसिप्ट बनाते थे, इस तरीके से वो रिसिप्ट बना देते थे। और इस तरीके से क्या होता था कि आपका गोल्ड भी सेव होता था और गोल्ड सेव की जगह बदले आपको जो रिसिप्ट होती थी, आप उसको एज़ अ पेमेंट इस्तेमाल किया कर लिया करते थे। तो ये तीनों लोगों ने एक आइडिया दिया लोगों को कि किस तरीके से आप अपने पैसों को एक एफिशिएंटली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो बैंक बेसिकली यही 3 चीज़ें करता है कि वो क्या करता है कि आपके पैसे की हिफ़ाज़त करता है। आप जब उसको पैसे देते हैं, तो आपके पैसे लेकर वो आगे सिर्फ़ अपने बैंक में नहीं रख लेता, बल्कि वो आगे आपके पैसों को आगे रीइन्वेस्ट करता है, लोगों को लोन्स देता है, कंपनीज़ को लोन्स देता है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से फाइनेंशियल तरीके से कंपनीज़ की हेल्प करता है और आगे इन्वेस्ट करके उससे जो प्रॉफ़िट होता है, वो आपको फिर इन रिटर्न आपको भी प्रॉफ़िट आपके साथ भी शेयर करता है, जो कि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट दोनों तरफ से लगता है। मतलब अगर आप डिपॉज़िट करवाते हैं, 3 किस्म के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है सेविंग और एक होता है अ, बिज़नेस, ठीक है? करंट, या इसको आप करंट बोल सकते हैं, ठीक है? जो करंट होता है उसपे इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो सेविंग होता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है? और जो फिक्स होता है उसमें फिक्स होता है, मतलब कि आप फॉर अ टाइम जो है पैसे जो है फिक्स करवा लेते हैं और उसको आपको एक टाइम के बाद इतने पैसे मिलते हैं, या इंशाल्लाह आगे टाइम में पड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्ट जो है बेसिकली दोनों दोनों पार्टी, बैंक को भी फ़ायदा हो रहा था इंटरेस्ट से, और जो जिसने पैसे डिपॉज़िट करवाया था उसको भी फ़ायदा हो रहा था। लेकिन ये जिसने लोन लिया था उसके लिए ये इंटरेस्ट इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि अगर वो टाइम पे पेमेंट्स नहीं देगा, वो उधार लोन नहीं पूरा करेगा, तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, ठीक है? उसके बाद है कि पिछले टाइम में सबसे पहला, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पहला बैंक कहाँ बना था, कौन-सा था? तो बैंक ऑफ वेनिस जो था वो सबसे पहला बैंक था, ये इटली में था और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1157 में। जो ये पिक्चर दिख रहे हैं ये बैंक ऑफ वेनिस की है और ये इटली में था। इटली में सबसे पहले बुनियाद हुई थी बैंकिंग की, मॉडर्न बैंकिंग, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड बैंक है दुनिया का वो था बैंक ऑफ बार्सिलोना, 1401 में ये बना था। उसके बाद बैंक ऑफ गेनोआ जो कि इटली में ही दोबारा से एक दूसरा बैंक बना 1407, और फिर फोर्थ बैंक था बैंक ऑफ एम्स्टर्डम 1609 में। इट मीन्स कि इस दौरान कोई और बैंक जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ये 4 बैंक थे दुनिया के स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो है फिर बैंक जो भी हुए वो इसके बाद ही स्टार्ट हुए बैंकिंग, क्योंकि ये जब सक्सेसफुल हो गया तो लोगों ने फिर इनको देख के आगे कंटिन्यू किया, या इन्होंने ही अपनी ब्रांचेस को ऐसे तक खोलते हुए अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है कि बैंक सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान जब सेम थे तो उस टाइम पे उनका एक ही बैंक था, सबसे पहला बैंक था जो कि कोलकाता में बनाया था उन्होंने, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है? ये कब बना था? 1809 में एस्टेब्लिश हुआ और ये उसके बाद ये जो है फिर दूसरी सिटीज़ में भी इसकी ब्रांचेस खोली गई। उसके बाद एक हबीब बैंक जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे वो पहले इंडिया में था, बॉम्बे में 1941 में वहाँ पे बना। एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि 1935 में बना था। हर बैंक का एक हेड ऑफ द बैंक होता है, ठीक है? सेंट्रल बैंक होता है, जो कि सारे बैंक्स जितने भी उस कंट्री में होते हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, उनकी ट्रांज़ैक्शंस को, कि वो उनका पैसे को, ठीक है? ताकि कल को जो है
कि आपके पैसों की भी सेव होती रहे और कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये आगे पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। तो समझिए कि जो सेंट्रल बैंक था इंडिया का वो कौन था? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हबीब बैंक जो था मैंने आपको जैसे बताया कि वो बॉम्बे में था, वो 1947 में पाकिस्तान में हो गया। पाकिस्तान में उसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? कराची में। कराची में पहला बैंक मतलब पाकिस्तान का पहला बैंक कौन-सा है? हबीब बैंक। अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल बैंक जो था उस टाइम पे ज़ाहिर सी बात है कि हमारा खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था उस टाइम तक। तो हम लोग जो है तो अपने जो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस होते हैं वो जो इंडिया में जो बैंक था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वहीं से हमारी परफ़ॉर्म हो रही थी। लेकिन अगले ही साल 1948 में हमने अपना सेंट्रल बैंक बना लिया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नाम से और फिर हमें वहाँ से हमने अपना जो भी था हमारा ताल्लुक था इंडिया से प्रॉपर्ली जो थोड़ा-सा भी था वो खत्म हो गया 1 साल के बाद। और फिर हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो भी बैंकिंग फंक्शंस है वो हमारे मुल्क से ही होते रहे। नेशनलाइज़ और प्राइवेटाइज़ेशन क्या होता है? नेशनलाइज़्ड वो बैंक्स होते हैं जबकि जो बैंक से पहले अगर कोई बंदा उसको कोई प्राइवेट बंदा उसको ऑन कर रहा है, तो वो प्राइवेटाइज़्ड बैंक होते हैं और अगर गवर्नमेंट उसको चला रही है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, तो उसको नेशनलाइज़्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है? तो क्या था कि अगर जो भी प्राइवेट बैंक्स थे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स थे उस टाइम पे, सबको गवर्नमेंट ने जुलाई 1974 जुलाई 74 है, ये 47 लिखा हुआ है, 74 में सारे बैंक्स को जो है उन्होंने गवर्नमेंट कर लिया। अपने अंडर कर लिया कि अब जो भी इनके फंक्शंस होंगे वो हम परफॉर्म करेंगे, आप लोग के पास ये हक अब नहीं है। ठीक है? तो फिर दोबारा से 1991 में अगस्त में ये दोबारा से उनको अथॉरिटीज़ दे दी गई, प्राइवेटाइज़ कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही थी वो चीज़ें। ठीक है? इसकी वजह से उन्होंने दोबारा से प्राइवेटाइज़ कर दिया कि ठीक है, अब प्राइवेट लोग इसको ओन कर सकते हैं और प्राइवेट लोग अपने तौर पर बैंक्स को चला सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट बैंक्स नहीं रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट बैंक्स बहुत कम है और प्राइवेट बैंक्स आपने देखा होगा 95% तो प्राइवेट बैंक्स हैं और सिर्फ 5% जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं। ठीक है? तो उस टाइम पे सारे के सारे जो भी प्राइवेट बैंक थे वो सब नेशनलाइज़ हो चुके थे। ठीक है? ये छोटी-सी हिस्ट्री थी बैंकिंग के बारे में जो कि आपको जाननी ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है कि चैप्टर 2 से रिलेटेड पढ़ेंगे और हमारी जो है कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो हमारी जो वेब व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी लिंक है मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वहाँ पे हमें जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे कॉमर्स ग्रुप में हमें जॉइन करके हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हमें जॉइन कीजिए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें कर सकते हैं जॉइन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफ़िज़।